नमस्कार। आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं अलग अलग क्षेत्रों से। विज्ञान, वैश्विक नीति, अपनी अर्थव्यवस्था और कानून भी। हाँ, काफी विविधता है आज। बिल्कुल। एक नई एनर्जी स्टोरेज मटेरियल की बात है, फिर बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के क्या नतीजे रहे, भारत की गिग इकोनॉमी की क्या हालत है और सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला भी है। हम्म। तो चलिए कोशिश करते हैं इन सब में से जो जरूरी जानकारी है उसे निकालने की और ये समझने की कि ये हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं या कैसे जुड़ी हुई हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं विज्ञान से। एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू लग रहा है। बेंगलोर के सेंस और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एनर्जी स्टोरेज के लिए एक नई चीज बनाई है। हाँ, ये है लैंथेनम डोप्ड सिल्वर नायोबेट। सुनने में थोड़ा टेक्निकल है, पर इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये लेड फ्री है, मतलब पर्यावरण के लिहाज से बेहतर। अच्छा, लेड फ्री। और ये पेरोस्काइट मटेरियल है, मैंने पढ़ा। ये आजकल काफी चर्चा में रहते हैं। बिल्कुल, पेरोस्काइट सोलर सेल्स वगैरह में बहुत काम आ रहे हैं। हाँ। तो इसमें जो लैंथेनम की डोपिंग की है, मतलब थोड़ी मिलावट की है, उसका असर ये हुआ। हाँ, क्या फर्क पड़ा उससे? उससे जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनका साइज थोड़ा छोटा हो गया। तो ऊर्जा स्टोर करने के लिए जो सरफेस एरिया होता है ना, सतह क्षेत्र, वो काफी बढ़ गया। ओके, ज्यादा जगह मिल गई एनर्जी स्टोर करने को। हाँ। और साथ ही इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब बिजली चलाने की क्षमता भी बेहतर हुई। तो चार्ज डिस्चार्ज तेजी से हो सकता है। और इसमें एक और चीज थी, एफिशिएंसी को लेकर। कुछ 100% जैसा। हाँ, वो सबसे कमाल की बात है। इसकी कोलम्बिक एफिशिएंसी 100% है। मतलब चार्ज करते वक्त जितनी एनर्जी दी, डिस्चार्ज में लगभग उतनी ही वापस मिल जाती है। लॉस नहीं होता। और एनर्जी रिटेंशन, मतलब कितनी देर तक ये एनर्जी रख पाता है, वो भी 118% तक है, जो असाधारण है। 118%? ये कैसे? मतलब कमाल है। तो ये तो सुपर कैपेसिटर को बहुत बेहतर बना सकता है। सुपर कैपेसिटर तेजी से चार्ज तो होते हैं, पर बैटरी जितनी देर तक पावर नहीं दे पाते ना। एग्जैक्टली, वही उनकी कमी है, एनर्जी डेंसिटी। ये नई सामग्री उसी कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकती है। तो कहाँ इस्तेमाल हो सकता है ये? सोचिए, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में, अपनी स्मार्ट वॉच, फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, ईवीज में, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज जैसे सोलर या विंड पावर को स्टोर करने में। उन्होंने एक प्रोटोटाइप से एलसीडी डिस्प्ले चलाकर दिखाया भी है, तो पोटेंशियल तो है। ये तो बहुत अच्छी खबर है टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर। लेकिन जब हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं, खासकर क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्या वहां भी ऐसी ही प्रगति दिख रही है? हाल में बॉन में यूएनएफसीसीसी की बैठक हुई। हाँ, बोन वाली बैठक हुई। ये बेसिकली COP30 से पहले की एक तरह की तैयारी बैठक होती है। तो क्या निकल कर आया वहां से? कुछ ठोस। देखिए, बात तो कई मुद्दों पर हुई, लेकिन सच कहें तो कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। जैसे? वो ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन, या कि हम क्लाइमेट चेंज के असर से निपटने के लिए कितने तैयार हैं, उसे कैसे मापेंगे। बिल्कुल। तो उसके इंडिकेटर्स पर तो थोड़ी बात आगे बढ़ी, पर उसे लागू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, कैसे होगा, उस पर सहमति नहीं बन पाई। विकसित और विकासशील देशों में मतभेद रहे। और वो जस्ट ट्रांजिशन वाला मुद्दा, या मतलब जब हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो जो लोग पुरानी इंडस्ट्रीज जैसे कोयला पर निर्भर हैं, उनका क्या होगा? उस पर बहुत थोड़ी सी प्रगति हुई। एक बेलिम एक्शन मैकेनिज्म बनाने पर सहमति बनी है। इससे देश आपस में अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकेंगे कि ये ट्रांजिशन ठीक से न्याय संगत तरीके से कैसे किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चिंता तो शायद वो एनडीसीज को लेकर है, नेशनल क्लाइमेट प्लान्स। हाँ, वो एक बड़ी चिंता है। फरवरी 2025 डेडलाइन है सभी देशों के लिए अपने अपडेटेड प्लान्स जमा करने की, पर अभी तक बहुत कम देशों ने ऐसा किया है। और जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं, वो पेरिस एग्रीमेंट के 1.5 डिग्री सेल्सियस वाले लक्ष्य के लिए काफी नहीं है। और क्लाइमेट फाइनेंस, पैसे वाला मामला, वो तो हमेशा ही सबसे पेचीदा रहता है। बिल्कुल, वो इस बार भी सबसे ज्यादा विवादित रहा। विकासशील देश, जिनमें भारत भी है, वो कह रहे हैं कि विकसित देश अपना वादा पूरा करें, कम से कम $1.3 ट्रिलियन प्रतिवर्ष जुटाने का। लेकिन विकसित देश क्या कह रहे हैं? वो निजी क्षेत्र से फाइनेंस लाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जबकि विकासशील देश चाहते हैं कि पब्लिक फंड ज्यादा हों, खासकर ग्रांट्स। और वो पेरिस समझौते के आर्टिकल 9.1 की याद दिला रहे हैं, जिसमें विकसित देशों की जिम्मेदारी साफ लिखी है। असल में जरूरत तो बहुत ज्यादा है, शायद $9 ट्रिलियन सालाना तक। और जो अभी मिल रहा है या जिसका वादा है, वो बहुत कम है। और वो लॉस एंड डैमेज फंड का क्या हुआ जो पिछले कॉप में बना था? उसका भी वही हाल है। जरूरत खरबों डॉलर की है,
लेकिन अभी तक उसमें सिर्फ $768 मिलियन के वादे हुए हैं। तो फाइनेंस एक बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ है। ये वैश्विक चुनौतियों से अब थोड़ा देश के अंदर आते हैं। हमारी अपनी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, गिग इकोनॉमी। बजट में भी गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का जिक्र हुआ था। हुआ था। लेकिन लगता है कि जमीनी हकीकत में एक दिक्कत है, उन्हें ठीक से गिना ही नहीं जा रहा। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो हमारा मुख्य लेबर सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS, उसमें गिग वर्कर्स के लिए कोई अलग से कैटेगरी ही नहीं है। अच्छा, पर इनकी संख्या तो काफी तेजी से बढ़ रही है ना? बहुत तेजी से। एक अनुमान था कि 2020-21 में करीब 77 लाख गिग वर्कर थे और 2029-30 तक ये संख्या बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख तक पहुंच सकती है। तो अगर सर्वे में इनकी गिनती ही नहीं हो रही अलग से, तो इसका असर क्या पड़ता है? आपका सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। और जब आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप उनके लिए अच्छी पॉलिसी कैसे बनाएंगे? यहाँ तक कि जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 बना है उसमें इनके लिए प्रावधान तो है, पर अगर वर्गीकरण ही साफ नहीं है तो उन्हें लागू करना भी मुश्किल है। ये तो वाकई गंभीर बात है, क्योंकि एक तरफ तो गिग इकोनॉमी रोजगार बना रही है, महिलाओं को काम करने का मौका दे रही है, डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है। हाँ, फायदे तो हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है। पर दूसरी तरफ अगर वर्कर्स को बेसिक सुरक्षा और पहचान ही नहीं मिलेगी तो ये मॉडल लंबे समय तक कैसे चलेगा? यही सवाल है। चुनौतियां साफ दिख रही हैं। सोशल सिक्योरिटी की कमी, मतलब ना मिनिमम वेज की गारंटी, ना काम के घंटे तय, ना पेंशन, ना बीमा। इनकम भी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि काम के घंटे भी बहुत ज्यादा होते हैं अक्सर। हाँ, एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि करीब 78% गिग वर्कर्स रोज 10 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और एक डर हमेशा बना रहता है कि प्लेटफॉर्म उन्हें कभी भी डीएक्टिवेट कर सकता है बिना खास वजह बताए। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? क्या सुझाव दिए जा रहे हैं? सबसे पहला तो यही कि PLFS में इनके लिए एक स्पष्ट कैटेगरी बनाई जाए। दूसरा, एक मजबूत कानूनी ढांचा बने जो कम से कम न्यूनतम कमाई और कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट सुनिश्चित करें। तीसरा, कोई शिकायत निवारण प्रणाली हो जहां वर्कर्स अपनी बात रख सकें। क्या राज्य सरकारें कुछ कर रही हैं इस दिशा में? हाँ, राजस्थान ने एक कानून बनाया है, गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट। ये एक अच्छी पहल है, बाकी राज्यों को भी शायद इस पर सोचना चाहिए। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था और समाज के इन बदलावों के बीच ये देखना भी जरूरी है कि हमारा कानूनी सिस्टम, खासकर न्यायपालिका और विधायिका, कैसे काम करते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2012। ये विधायिका की शक्ति के बारे में कुछ कहता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण केस है जो लेजिस्लेचर यानी विधायिका और जुडिशरी यानी न्यायपालिका के बीच के संबंध को दिखाता है। कोर्ट ने इसमें यह साफ किया कि विधायिका, मतलब संसद या विधानसभा, कानून बना सकती है। हाँ, वो तो उनका काम ही है। हाँ, लेकिन वो ऐसा कानून भी बना सकती है जो किसी कोर्ट के फैसले के आधार को ही निष्प्रभावी कर दे। शर्त यह है कि नया कानून संविधान के दायरे में हो। अच्छा, ये कैसे हुआ इस केस में? हुआ ये कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में माओवाद से लड़ने के लिए जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स SPOs रखे जा रहे थे, उनकी नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये आर्टिकल 14 समानता और 21 जीवन का अधिकार का उल्लंघन है। ओके। लेकिन इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नया कानून बना दिया, छत्तीसगढ़ सहायक पुलिस बल अधिनियम। तो क्या ये कोर्ट की अवमानना नहीं हुई? यही सवाल उठा था। लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये अवमानना नहीं है। विधायिका को अधिकार है कि वो संवैधानिक सीमाओं के अंदर रहकर कानून बनाए। मतलब विधायिका सीधे कोर्ट का फैसला नहीं पलट सकती? नहीं, सीधे नहीं पलट सकती, लेकिन वो उस कानून या नियम के आधार को बदल सकती है जिस पर कोर्ट का फैसला आधारित था। अगर वो आधार बदल गया और नया कानून संवैधानिक है तो फिर वो मान्य होगा। समझ गई। ये शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस का एक अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल, दिखाता है कि कैसे दोनों अंग अपनी अपनी जगह काम करते हैं। तो आज हमने कई अलग अलग लेकिन अहम कड़ियों को देखा। एक तरफ नई टेक्नोलॉजी जैसे ये ऊर्जा भंडारण वाली सामग्री जो भविष्य बदल सकती है। दूसरी तरफ वैश्विक चुनौतियां जैसे क्लाइमेट चेंज, जहां फाइनेंस एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। फिर देश में बदलता हुआ काम का स्वरूप, गिग इकोनॉमी, और उसमें श्रमिकों की सुरक्षा का सवाल। और अंत में ये कि कैसे हमारा लोकतंत्र विधायी और न्यायिक शक्तियों के बीच एक संतुलन साधता है। बिल्कुल, और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है ना कि एक तरफ तो हम टेक्नोलॉजी में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, काम करने के नए नए लचीले तरीके अपना रहे हैं जैसे गिग इकोनॉमी। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ
क्या हम वैश्विक सहयोग जैसे क्लाइमेट फाइनेंस जुटाने में या फिर अपने ही देश में सबके लिए एक बेसिक सोशल सेफ्टी नेट बनाने में उतनी ही तेजी दिखा पा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, क्या इन दोनों गतियों के बीच मतलब तकनीकी प्रगति और सामाजिक आर्थिक सुरक्षा कोई बेहतर तालमेल बिठाना संभव है? ये शायद आज का सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा।